LWF क्लासेस, इजी वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, IPS बनना चाहते हैं, अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, अर्थात अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए खुद से क्या प्रश्न पूछें, खुद को कैसे तैयार करें के लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू अंतिम पायदान तक सफल होने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, किस तरह से योजनाबद्ध कार्य करें और कैसी सोच रखें, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। गवर्नमेंट DB कॉलेज रायपुर से IAS तक का सफर करने वाली श्रद्धा शुक्ला के माध्यम से आप जाने कि आप कैसे सफल हो सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा से लेकर सिलेक्शन तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप LWF क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे युवा बंधु जो IAS की तैयारी कर रहे हैं या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं प्रेरणा ले सके। तो मैं संजय कुमार गुप्त आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। बता देना चाहूंगा कि इसके पहले भी हमने एक प्रेरणादायी वीडियो और अपलोड किया है पूजा साहू का, जो गांव से निकली और अब IAS कैडर तक पहुंची हैं, जिन्होंने गांव से निकलकर IAS की परीक्षा फेस की। तो दोस्तों, उस वीडियो को भी आप देखें। शुरू करते हैं श्रद्धा शुक्ला, जिन्होंने हाल ही में 45वीं रैंक हासिल की है। उनसे जाने पूरी स्ट्रेटेजी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम श्रद्धा शुक्ला है। मेरी स्कूलिंग और कॉलेज दोनों ही रायपुर से ही हुई है। गवर्नमेंट DB गर्ल्स PG कॉलेज, जैसे कि सर ने नाम बताया, जिसे कि डिग्री गर्ल्स कॉलेज कहा जाता है, वहाँ से मैंने पहले BSc किया और फिर ड्यू टू सर्टेन इनसिक्योरिटीज़, जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों से चर्चा करूँगी, मैंने मास्टर्स इन फिज़िक्स भी किया और ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था, जिसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 45th मिली है। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स ने बहुत ही डिटेल्ड में अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की है और मोर और लेस स्ट्रैटेजी जो की पॉइंट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो मैं थोड़ा सा ह्यूमन एस्पेक्ट में फोकस करूँगी। और शुरू करने से पहले मैं 2-3 जो सवाल होते हैं जिसके बारे में मैं चर्चा ज़रूर करना चाहूँगी। पहला जो एस्पेक्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन का, लेकिन सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है, वो है खुद को जानना। प्रिपरेशन शुरू कर दी जाती है और तमाम टॉपर्स के वीडियोस और स्क्रिप्ट्स देख के हम आंसर राइटिंग और सब शुरू कर लेते हैं, पर खुद कभी क्वेश्चन नहीं करते कि हम क्या चाहते हैं या हमारा USP क्या है, क्योंकि भगवान ने हर क्रीचर को कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ दी हुई है, सबका तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले यहाँ बैठे हर एक एस्पिरेंट से मैं ये निवेदन करूँगी कि सबसे पहला सवाल पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। क्या इस सर्विसेज में आप इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि ऐसा ग्लैमर आपको अट्रैक्ट करता है कि आपका भी एक दिन सम्मान होगा? ये एक छोटा सा कारण हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ यही कारण है तो 2 महीने से ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। दूसरा सवाल आप इसी से रिलेटेड ये पूछिए कि मैं ही क्यों, मेरे अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत है कि मैं देश को सर्व करना चाहती हूँ। शायद आपके अंदर क्वांटिटेटिव वे में आपको खुद को कोई काबिलियत ना नज़र आए, मुझे नहीं आती थी क्योंकि, लेकिन एक काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए, वो है डेडिकेशन और कमिटमेंट। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास है तो बिलीव मी, आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि उनको कॉम्प्लेक्स था कि IITs में जो लोग जाते हैं वो बेटर होते हैं, तो मुझे ये कॉम्प्लेक्स था कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, और आई हैव डन BSc, तो मैं ऑलरेडी बहुत लोगों से बहुत पीछे हूँ। मैंने भी इंजीनियरिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं 12th के बाद वो दिए थे और सब में मेरी रैंक 4 नंबर जैसी आई थी, तो बहुत बुरी रैंक आई थी और मुझे कॉलेजेस अलॉट ही नहीं हो पा रहे थे। तब मैंने BSc किया था, ऑल्दो मुझे इंजीनियरिंग करना नहीं था, मैंने उस डायरेक्शन में प्रिपेयर नहीं किया था, बट स्टिल आई वॉज नॉट सो गुड कि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा मेरे मन में आता था कि वाई मी, मुझ में ऐसी कौन सी एबिलिटी है कि इस एग्ज़ाम में इतने अच्छे लोगों के साथ मुझे टॉप रैंक मिल सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पर्सनल होगा, पर आपको निकालना होगा, क्योंकि इसी आंसर से आपकी जर्नी शुरू होगी और इसी आंसर में आके ख़त्म होगी, क्योंकि अब एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। आपको ऐसे काम दिए जाएंगे जिसमें सारा डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ आपको दे दी जाएगी। तो पहले इस सवाल का जवाब ढूंढिए कि मैं ही क्यों,
या फिर मुझ में ऐसा क्या है जो मुझे रिज़ल्ट मिल सकता है। अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल होगा कि मैं क्यों नहीं, क्योंकि फेलियर्स बहुत ज़्यादा आते हैं और हमेशा निराशा दे के जाते हैं। तो ये हमेशा सवाल होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, जब मेरे साथ बैठे लोगों का अच्छी जॉब में सिलेक्शन हो रहा है, लोग अच्छी पैकेजेस से सैलरी ले रहे हैं, तो मैंने ऐसी कौन सी गलती की है कि मुझे एक जॉब भी नहीं मिल रही है। तो इस सवाल का भी जवाब आपको देना होगा। मेरे लिए इसका जवाब ये था कि शायद मैं किसी ऐसी चीज़ के लिए बनी हूँ जो इन सब से बहुत अलग है, और वो उस डायरेक्शन में अगर मैंने मेहनत कर दी तो मुझे शायद रिज़ल्ट मिल जाएगा। तब भी शायद वाला फैक्टर था, लेकिन रिज़ल्ट के दिन वो शायद अब हट गया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने अपने आप से ये 2 सवाल पूछे, और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि ये सवाल ज़रूर पूछिए। अगला जो सवाल मुझसे जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है ये बहुत पूछा जा रहा है, और सिलेक्शन होने के पहले तो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता था कि रायपुर से सिलेक्शन होता है क्या, रायपुर बैठ के प्रिपरेशन करने से सिलेक्शन हो पाएगा क्या। दिल्ली जाके इसके लिए प्रिपरेशन कभी नहीं की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको किसी भी जगह से रह के प्रिपरेशन करना है तो यूपीएससी में कम से कम प्लेस से रिलेटेड तो कोई बायसनेस नहीं है। इस बात को आप लोगों को बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाता है तो मैं ये मानती हूँ कि सबके मन में ये डाउट है कि शायद मटेरियल रायपुर में अच्छा नहीं है, या फिर अवेलेबिलिटी नहीं है मटेरियल की, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने सोर्सेज को ओरिजिनल रखें, अगर आप डिसाइड कर लें कि मैं ओरिजिनल चीज़ों से तैयारी करूँगा या करूँगी, किसी भी प्रिपेयर्ड मटेरियल से नहीं या रेडीमेड चीज़ों से नहीं, तो आपको किसी भी जगह में बैठ के कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ओरिजिनल मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में सब जगह अवेलेबल है। और तीसरा जो सवाल मुझसे बहुत सेकेंड मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन होगा क्या। इसका भी जवाब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से दूंगी, क्योंकि मैं पर्सनली एक ऐसे इंडिविजुअल को जानती हूँ जिन्होंने अपना मीडियम चेंज किया हिंदी इंग्लिश से, और तब उनके मार्क्स अच्छे आए पर्सनालिटी टेस्ट में। तो जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करें, अगर आप अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं उसमें, तो कोई मतलब नहीं है उस लैंग्वेज का, क्योंकि लैंग्वेज का यूज़ ही कम्युनिकेशन है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लैंग्वेज बायसनेस कम से कम यूपीएससी नहीं करेगी। बिलीव रखिए, जिस एग्ज़ाम के लिए आप अपना सब कुछ डेडिकेट करने के लिए तैयार हैं, उसमें थोड़ा सा बिलीव दिखाइए कि एग्ज़ाम कम से कम लैंग्वेज के बेसिस पे आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, और अपनी तैयारी बिल्कुल पूरी डेडिकेशन से शुरू करिए। अब जैसा कि सबने बताया, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फॉर्मेट मैं अभी वही रखूँगी, पर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कम टच करूँगी क्योंकि सबने वो शेयर कर दिया, और मोर और लेस मैं एग्री करती हूँ सबसे। जो डिफरेंस है वो मैं बताती चलूँगी। तो पहला स्टेज है इंटरव्यू, प्रीलिम्स। इसमें आई विल से ओनली वन लाइन कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एग्ज़ाम जाने से पहले माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि पेपर डिफ़िकल्ट आएगा और उस डिफ़िकल्ट पेपर को मैं क्लियर करूँगी या करूँगा, उस एटीट्यूड के साथ एंटर करिए। इस बार जब मैं प्रीलिम्स देने गई थी तो सिर्फ 14 डेज़ का टाइम था मेरे पास प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि रिज़ल्ट आया था और मेरा नाम फाइनल लिस्ट में नहीं था पिछली बार। 14 डेज़ बाद प्रीलिम्स लिखना था। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं रो सकती थी 14 दिन, या तो मैं प्रिपेयर करके दे सकती थी। मुझे पता था कि मैं रोने में एक्सपर्ट हूँ, 14 दिन कम पड़ जाएंगे, तो मैंने सोचा कि प्रिपेयर कर लेते हैं, शायद कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए। मैंने प्रिपेयर किया और मैंने प्रीलिम्स दिया। जाने से पहले मैंने खुद को बोला था कि अगर इस पूरे सेंटर में सिर्फ एक इंसान का प्रीलिम्स निकलना होगा तो वो मेरा होगा, सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन होगा यहाँ जाके। मैंने इस एटीट्यूड के साथ सेंटर में एंटर किया था। और जैसा कि मैंने कहा कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, तो अनएक्सपेक्टेड ही था। पेपर टफ़ हमेशा लगता है वहाँ बैठ के, और टफ़ लगा भी, पर वहाँ मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं टफ़ क्वेश्चंस देख के घबराऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं एक छोटे से पेपर से डर जाऊंगी तो मैं लाइफ के और चैलेंजेस कैसे हैंडल करूंगी। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करूंगी जो मुझसे बनेंगे, जो कि बहुत लोअर बार है। 10 क्वेश्चन तो बिना पढ़े बन जाते हैं। मैंने ये बार इसलिए अपने लिए सेट किया था कि अगर 10 भी बन गए तो मैं खुश हो जाऊंगी और मैं पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करूंगी। तो मैंने पेपर फ्लिप किया और मुझसे कुछ 15-16 क्वेश्चन इजीली बन रहे थे। मैंने सोचा बहुत अच्छा पेपर है, निकलने वाला है। बस वही एटीट्यूड से मैंने पेपर स्टार्ट किया था, और जो टफ़ क्वेश्चंस थे उसको देख के मैंने ये
जानबूझ के ये किया था कि आई स्माइल्ड। जब भी कोई टफ क्वेश्चन सामने आता था मैं स्माइल करती थी कि अरे इतना टफ क्वेश्चन, ये भी नहीं आता, कोई बात नहीं, इसमें अलग दिमाग लगाएंगे पर सॉल्व करके निकलेंगे। तो एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट इन प्रीलिम्स एग्जाम, क्योंकि आप कितना भी पढ़ के जाओ 2 घंटे में अगर आप काम नहीं हो, अपनी पूरी एनर्जी को आप एक जगह चैनलाइज नहीं कर पा रहे, आपका दिमाग इधर उधर घूम रहा है, तो आप कभी भी अच्छे से 100 क्वेश्चन को उसको जस्टिफाइड वे में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्रीलिम्स में जैसा सबने कहा स्ट्रैटेजी की बेसिक बुक्स को रिवाइज़ कीजिए, तो मैंने भी बेसिक बुक्स को ही रिवाइज़ किया था। इनफैक्ट लिमिटेड नंबर, मेरी एक बुक लिस्ट हमेशा फिक्स रहती है, उन्हीं किताबों को मैं 10 बार, मतलब 4 बार 5 बार एग्ज़ाम के पहले और उसके पहले 3-4 बार, तो ओवरऑल 9-10 टाइम्स मैं पढ़ लेती हूँ। प्रीलिम्स में एक डिफरेंट चीज़ है जो मैंने की थी, ये मेरा बिल्कुल पर्सनल है, तो प्लीज़ सुन के बिल्कुल इसको इमिटेट ना करें, कोशिश करिए, अगर आपको सही लगता है तो ही फॉलो करिए। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही टेस्ट के जैसे सॉल्व किया था। मार्केट में जो टेस्ट आते हैं वो मैंने सिर्फ 3 या 4 सॉल्व की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो टेस्ट सॉल्व करती हूँ मेरा ब्रेन वैसे ही कंडीशन हो जाता है और मैं रियल एग्ज़ाम में वैसा फॉलो करने लगती हूँ। ये मैं पर्सनली अपने लिए बता रही हूँ। तो इसलिए मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व किया था, और इस प्रोसेस में मैंने 35 to 40 ईयर्स के पेपर्स जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर के, वो मैंने सॉल्व किए थे। और 1 साल पहले से प्रोसेस मैंने शुरू किया था, जो जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था तब, और बार बार सॉल्व करके हर क्वेश्चन को मैं गूगल करके उसके एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है वो मैंने निकाल लिए थे। एग्ज़ाम के पहले वही मैंने रिवाइज़ किया था, ये बस डिफरेंट मैंने किया था। बाकी जैसा सबने शेयर किया मैंने बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। इसके बाद प्रीलिम्स के पहले, अगर एग्ज़ाम इस बार जैसे 5 जून को था, तो 3 दिन कम से कम मैंने किया था कि मैंने मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए सिक्योर कर लिया था। कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं, जैसा सर ने भी कहा कि उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उन एरियाज़ के लिए मैंने 3 दिन सिक्योर कर लिया था, और उसमें मैं सिर्फ गवर्नमेंट वेबसाइट विज़िट करना और कुछ स्पीशीज़ के नाम देखना, ये स्पेशल चीज़ें करती थी। तो अगर आप चाहें तो आप भी 1 या 2 दिन उसके लिए सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा स्टेज है मेंस। अब मेंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें आप डिसाइड करेंगे आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि इतना सब्जेक्टिव प्लेटफॉर्म है। आप अपनी फोटे आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि नो दाई सेल्फ, खुद को पहले समझो। तो आपको अगर आपका यूएसपी पता है, आपका स्पेशल एरिया क्या है, जैसे मेरा यूएसपी ये है कि अगर मैं कोई एग्जाम्पल कहीं कोट करूँ तो वो बहुत यूनिक होता है। मैं हमेशा यूनिक एग्जाम्पल इकट्ठे करके रखती हूँ और मैं उसको यूज़ करती हूँ रियल लाइफ में भी और इनफैक्ट एग्ज़ाम में भी। तो मुझे पता है कि लोग उसको पसंद करते हैं, तो मैं इसको मान के चल रही थी कि अगर कॉमन लोग पसंद कर रहे हैं तो आई एम श्योर मैं एग्ज़ाम में रेप्लिकेट करूँगी, तो मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने इसलिए एग्जाम्पल्स की एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार कर ली थी, और खूब सारे एग्जाम्पल्स, अबाउट 100 एग्जाम्पल्स हर एक टॉपिक पे काम आते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स मेरे पास थे। उन 100 एग्जाम्पल्स में जो आपकी एनर्जी होती है, क्योंकि आपको 6 आवर्स दिन में लिखना होगा, तो अगर आप हाईली मोटिवेटेड और डेडिकेटेड नहीं हैं, आप थक जाएंगे, आपको लगेगा यार 3 घंटे हो गए, अब थोड़ा हाथ कम काम करने लगेगा। तो अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि ये मौका पता नहीं दोबारा मिले ना मिले, तो यहाँ पे अपना 100% दे के ही बाहर निकलना है, नहीं तो वापस नहीं जाना है। तो इसीलिए मेंस में एंटर करने से पहले प्रॉमिस योरसेल्फ कि जो पढ़ के आए हो वो वहाँ पूरा लिख के आओगे, उसके बिना घर वापस नहीं जाना है। उस एटीट्यूड के साथ एंटर करिए और बिल्कुल अपना 100% दे के फिर ही मेंस एग्ज़ाम से आप वापस आइए। यू विल बी वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस इफ़ यू डू दिस। 100% का जो रूल होता है ना, 100% इन सिलेबस कंप्लीशन, 100% इन परफॉर्मेंस, ये आपको बहुत काम आएगा। बिल्कुल सोचना है कि आई विल डू, इफ़ आई डोंट डू मैं बाहर नहीं निकलूँगी। मैं ये बोल के आती थी घर में कि अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा मैं वापस नहीं आऊँगी। आई न्यू कि वापस तो आना ही है, पर वो अंदर से था कि बोल के आई हूँ तो करके आना है। तो इसीलिए अपना 100% आप जहाँ भी जाएँ वहाँ बिल्कुल दीजिए, एंड यू विल गेट रिजल्ट की फिर चिंता आपको करनी ही नहीं पड़ेगी कभी। थर्ड, जो मेंस में ही एक पार्ट है ऑप्शनल का, और जीएस जो उसका पार्ट। ऑप्शनल जैसा सबने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरा पिछली बार फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था, पर मुझे सर्विस अलॉट हुई थी रिजर्व लिस्ट से, तो वो इसलिए हुई थी क्योंकि मेरा मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। मेंस अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा यू विल गेट सर्विस, कोई भी मिले पर सर्विस तो मिल जाएगी एटलीस्ट। मुझे पिछले बार इंटरव्यू में 143 मार्क्स थे, जो कि बिल्कुल लोअर एंड में है। इस बार मुझे 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। तो मेंस
इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इवन इफ़ यू गेट लोएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू, आपका नाम तो हो लिस्ट में। अगर आप वो इंश्योर करेंगे तो आपको कभी भी अपनी प्रिपरेशन पे डाउट नहीं होगा, आपको पता होगा कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ वर्किंग फॉर यू। थर्ड स्टेज जो कि है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू इज़ अ स्टेज जहाँ आपको कोई नहीं बता पाता कि आपको क्या पढ़ना है। सब कहते हैं कि पर्सनालिटी का टेस्ट है, और फिर दूसरा स्टेटमेंट ये भी आपने सुना होगा कि आपकी पर्सनालिटी आपकी लाइफ से इंस्पायर्ड होती है, जो कि ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती। एक दिन में आप अपनी पर्सनालिटी चेंज नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत डर लगता था इससे कि मार्क्स भी एक तो पिछली बार कम आ गए थे, तो इस बार मुझे ये लग रहा था कि शायद कुछ मेजर फ्लॉ है मेरी पर्सनालिटी में जो कि मुझे ही नहीं पता है, और शायद उस वजह से मेरे नंबर कम आ गए इंटरव्यू में। पर जब मैंने एनालाइज़ किया तो मैंने पाया कि मैंने अपना 100% दिया ही नहीं था इंटरव्यू में। मैं जब इंटरव्यू दे के निकली थी तो आई वॉज़ नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं थी। जैसा मैंने कहा, मेन से निकल के मैं हमेशा खुश होती थी, प्रीलिम से निकल के खुश होती थी, इंटरव्यू से निकल के मैं खुश नहीं थी। और मुझे पता था कि मैंने अपनी पर्सनालिटी को वहाँ जस्टिफाई नहीं किया। इसमें मैं थोड़ा सा फ़िलोसफिकल ज़्यादा हूँ मैं, क्योंकि मेरी डायरी राइटिंग हॉबी है, तो मैं डायरी लिखती हूँ। तो पीपल हु राइट दे टेंड टू गो टूवर्ड्स फ़िलोसफी ज़्यादा, तो मैं फ़िलोसफिकल बहुत हो जाती थी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ और आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई माई सेल्फ, मैं अपने आप को वहाँ जाके पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, तो मैं कितना बड़ा क्राइम कर रही हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे एबिलिटी दी है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, और उसके बावजूद मैंने नहीं किया। तो दिस इज़ अ क्राइम आई एम डूइंग टू माई सेल्फ एज वेल एज ऑलमाइटी, जिसने मुझे स्पेशल बनाया, इतनी एबिलिटीज़ दी। तो उस मोटिवेशन से कि अब मुझे अच्छा करना है, जस्टिफाई करना है एटलीस्ट कि मुझे जो बनाया गया, मेरी परवरिश जैसी हुई, तो मेरी पर्सनालिटी इतनी बुरी नहीं है कि मुझे 143 दिया जाए। तो उस मेंटालिटी से इस बार मैंने प्रिपेयर किया था कि आई शुड गेट कम से कम बेयर मिनिमम मार्क्स जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को मिलने ही चाहिए। तो इसलिए इंटरव्यू में इस बार मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान भी दिया था। पिछले बार मेरे इंटरव्यू का पैटर्न बहुत ही टेक्निकल था, सवाल मुझसे फ़िज़िक्स से पूछे गए थे, और जैसा मैंने कहा कि मैंने MSc फ़िज़िक्स किया तो था, लेकिन आई वॉज़ नॉट वेरी गुड एट टेक्निकल एस्पेक्ट्स। तो वहाँ पे मैं फंबल कर गई और मैं कॉन्फिडेंस लूज़ कर गई। तब मुझे इंटरव्यू रूम में ही ये डाउट होने लगा था कि मैं पहुँच कैसे गई यहाँ, मुझे तो इतने बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते। तो ये जो पॉइंट होता है ना, जब आप खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं, वो वर्स्ट पॉइंट होता है, क्योंकि तब आप एफ़र्ट लगाना कम कर देंगे अगर आपको अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट होगा तो इसीलिए मैंने जो पहले भी कहा कि अपना 100% दीजिए, ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि आपसे हुआ ही नहीं। 100% देने के बाद नहीं हुआ, इट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल कि कोई अपना 100% दे और उससे ना हो, लेकिन अगर फिर भी नहीं हुआ तो पता होना चाहिए कि आई कुड डू इतना ही, इससे बेटर कुछ है मेरे लिए। उस बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और डेडिकेशन और बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस बार इंटरव्यू के लिए इसीलिए मैंने थोड़ा सा एफ़र्ट ज़्यादा डाला था, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही थी फरीदाबाद में। तो मुझे 2-3 ऐसे लोग मिल गए थे जो मेरे साथ बैठ के डिस्कशन करने के लिए रेडी हो गए। तो हम रेगुलर वे में कुछ जो टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, उनको डिस्कस कर लेते थे। ऑल्दो नॉलेज का कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, पर क्वेश्चंस भी रिपीट नहीं हुए, पर एटलीस्ट मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं जो बोल रही हूँ बाकी के 2 लोग भी उसी लाइंस में बोल रहे हैं। तो कम से कम मुझे वो सेल्फ डाउट हट गया कि मुझे कुछ कम आता है किसी से। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ट होता है लोगों के साथ डिस्कशन करने में, आपका जो नेगेटिव आउटलुक होता है अपने आप को लेके या इनसिक्योरिटी होती है, वो कम होती है। तो मैं आप लोगों से भी ये बोलूँगी कि अगर आप इंटरव्यू स्टेज में पहुँचें, डिस्कशन ज़रूर करिए। अब डिस्कशन को आप लिमिट मत करिए कि आप सिर्फ जो UPSC प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हीं के साथ डिस्कशन करेंगे। एक कोई भी अवेयर सिटीज़न हो, आपके फादर, आपकी मदर, आप बिल्कुल उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। मैं अपने फादर से प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत पूछती थी, क्योंकि मैं सिर्फ किताबों में घुमी रहती थी, तो मुझे लगता था कि मैं शायद प्रैक्टिकलिटी का जो टच है वो मिस हो जाएगा मेरे आंसर्स में। तो मैं अपने फादर को ऐसे सवाल पूछती थी जो बिल्कुल ट्रिवियल हों, कि कुछ भी पॉलिटिकल और जो UPSC में पूछे जा सकते हैं उस वैसे सवाल ट्रांसक्रिप्ट से देख के। इनफैक्ट एथिक्स में भी जो केस स्टडी वाला पोर्शन होता है, उसमें मैंने अपने फादर के बहुत सारे इनपुट्स लिए थे, क्योंकि मुझे तब आइडिया नहीं था कि कौन से ऑफिसर के पास क्या पावर्स होती हैं और किस सिचुएशन में कौन से पावर को कोई यूज़ करेगा। तो किसी भी प्रैक्टिकल इंसान से जिसको ज़्यादा नॉलेज हो आपसे, आपको जिसके ऊपर ट्रस्ट हो, उनसे आप प्रैक्टिकल नॉलेज गैदर करिए। मुझे कम था, इसलिए मैंने अपने फादर से पूछा था ये। इंटरव्यू में इसके अलावा मैंने एक और स्पेशल चीज़ की थी
कि मैंने इस बार सोचा था कि आई विल शो 100% ऑफ माई पर्सनैलिटी इफ़ पॉसिबल। मुझे जो भी आता है मैं वो करके आऊँगी, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसलिए मैंने हर आंसर को ये सोचा था कि ये मेरा बेस्ट होना चाहिए। ऑल्दो वहाँ पे कुछ अलग से निकल के नहीं आता आंसर, पर मेंटालिटी वैसी होती है तो यू आर मोर एनर्जेटिक, आपके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, आप ज़्यादा फोर्सफुल वे में अपनी बातों को रख सकते हैं। तो अगर गलत भी होता है तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस दिखता है, तो पैनल भी आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। आप सॉरी तो बोल ही सकते हैं, बट इफ़ यू आर सेइंग एनीथिंग, से विथ कन्विक्शन, लॉट ऑफ कन्विक्शन के साथ। तो ये डिफरेंट किया था मैंने। और दूसरा, मैंने इस बार कुछ अपना पॉजिटिव एक लिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने सोचा था कि मेरा इंटरव्यू इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, जैसा कि छत्तीसगढ़, क्योंकि मैंने सब कुछ यहीं रह के किया है तो मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में नॉलेज ठीक ठाक था। और कुछ स्पेशल चीज़ें जैसे कि ट्राइब्स, इनफैक्ट मैंने साड़ी भी कोसा पहन ली थी कि इससे सवाल पूछ लें, ऑल्दो नहीं पूछा गया। और म्यूज़िक, छत्तीसगढ़ का जो म्यूज़िक है, और डेलिबरेटली जानबूझ के मैं हर सवाल का जवाब छत्तीसगढ़ की तरफ मोड़ रही थी कि सर छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होता है, सर ट्राइब्स ऐसा करते हैं, ताकि मुझसे अगला सवाल पूछा जाए। वो कुछ नहीं हुआ, वैसा नहीं पूछा गया, पर एटलीस्ट मैं कॉन्फिडेंट थी कि मुझे एक पार्ट तो है जो बहुत अच्छे से आता है, अगर इधर चले गए तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है। इसके अलावा मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं मेरी जो हॉबीज़ है वो भी वहाँ अच्छे से बता के आऊँगी। तो मैंने डायरी राइटिंग, इनफैक्ट हॉबी में मुझसे डायरेक्ट ये एक मेंबर ने बोला था कि हम डायरी राइटिंग को हॉबी ही नहीं मानते, ये कोई हॉबी कैसे हो सकती है। तो मैंने बहुत एनर्जेटिकली, जैसे मैंने कहा, बोला कि मैम इससे अच्छी तो कोई हॉबी ही नहीं होती है। तो कन्विंस मैंने कर लिया था उनको 4-5 पॉइंट कह के। तो इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट हाउ यू सी योर सेल्फ, आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं। यू कैन फेक योर कॉन्फिडेंस एटलीस्ट, कम से कम आप अपने आप को बार बार बोलिए कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, तो यू विल बी द बेस्ट, यू विल डू बेस्ट। ऐसा इंटरव्यू में आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बन के जाइए जिसमें एटलीस्ट ये रेडिएशन हो कि पॉजिटिव है और किसी भी चैलेंज को लेने के लिए रेडी है, तो आपका इंटरव्यू ज़रूर अच्छा जाएगा। टेक्निकल एस्पेक्ट इस यहाँ तक ही है मेरा। कुछ चीज़ों पे मैं फोकस करूँगी, जैसा मैंने बोला ह्यूमन एस्पेक्ट, तो एक एस्पेक्ट है जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव है। अगर कोई एक चीज़ है, कोई एक मंत्र अगर आप पूछेंगे तो इट विल बी कि बी ब्रूचुअली ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अपने आप से आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आप किसी और को झूठ बोल लीजिए, पर अपने आप को कभी झूठ मत बोलिए कि आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली फिर भी नहीं हुआ। आपको अंदर से पता है कि आपने नहीं की है 10 घंटे पढ़ाई, आप सिर्फ किताब खोल के बैठे थे। तो अगर आप खुद से नहीं ऑनेस्ट होंगे तो रिज़ल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ यूपीएससी में नहीं, किसी भी फील्ड में। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बार बार प्रयास करेंगे, और वही एक तरीका होता है किसी भी इंडिविजुअल को सक्सेसफुल होने का। ये बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी। थैंक यू। बहुत अच्छा श्रद्धा। मैं बस एक सवाल है, जैसे हम लोग अगर दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ पे देवेंद्र नगर है, मुखर्जी नगर है, वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट की बाढ़ है ना। और इसके अलावा इवन छत्तीसगढ़ में भी, रायपुर में भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ दुर्ग भिलाई में भी आईएएस के या यूपीएससी के कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो मैं बस बिना किसी का नाम लिए हुए मैं बस इतना जानना चाहूँगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का इस पूरे प्रिपरेशन में कितना मदद होता है, या कोचिंग करना कितना आवश्यक है, या फिर बिना कोचिंग किए हुए भी हम लोग इस पूरे परीक्षा को पार कर सकते हैं। जी सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वेरी ऑनेस्टली, आप कितना भी अच्छा कोई इंस्टीट्यूट हो, कितने भी अच्छे तरीके से वो आपको पढ़ाएं, उनका रोल 10 या 15% तक लिमिटेड रहेगा। क्योंकि यूपीएससी ऐसी चीज़ है कि आपको खुद जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, जैसा सबने फोकस किया इस बात पे कि जर्नी बहुत लंबी है, 1 साल 2 साल, कोई भी इंस्टीट्यूट आपके साथ 2 साल तक नहीं बना रहेगा। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि इनर मोटिवेशन ज़्यादा आए कि आप चीज़ों को खुद समझ सकें। कोचिंग का रोल इम्पॉर्टेंट तब एक फेज़ पे होता है कि वो आपके बर्डन को कम कर सकते हैं। अगर अच्छी कोचिंग है कोई तो वो आपके बर्डन को कम कर देंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही छोटा माइनर पार्ट होता है। अगर आप डिसाइड कर लें कि आपको करना है तो वो थोड़ा बहुत पेन आप खुद के लिए ले सकते हैं। और इनफैक्ट मैं ये, जैसे सर ने बोला कि दिल्ली में बाढ़ है कोचिंग्स की, तो एक छोटा सा इंसिडेंट है। जब मैं इंटरव्यू देने फ़र्स्ट टाइम गई थी, मैं पहली बार वहाँ एंटर की और
मुझे ऐसा लगा कि थैंक गॉड मैं यहाँ नहीं आई, नहीं तो मेरा सिलेक्शन कभी नहीं होता, क्योंकि इतनी भीड़ और जैसे ठेले में सब्जियाँ बिकती हैं वैसे किताबें बिछी हुई हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। तो इनफैक्ट मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला भी था फ़ोन करके कि अच्छा हुआ मैं नहीं आई, ये देख के तो मुझे डर लग रहा है और सेल्फ डाउट हो रहा है कि इतने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, 10 लाख लोग भरने वाले हैं फॉर्म, उसमें मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। तो सेल्फ डाउट आपको अननेसेसरी कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन सेल्फ ओरिएंटेड जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके लिए सिंपल और ईजी पड़ेगा। आशा है यह वीडियो सही दिशा देने में, तैयारी में निश्चित रूप से कारगर होगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, हम दुर्ग प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने एक कार्यशाला आयोजित की जिसमें इन प्रतिभागियों के विचार प्राप्त हो सके। इस वीडियो का श्रेय हम पूरी तरह दुर्ग प्रशासन और कलेक्टर महोदय को देना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर। मैं संजय कुमार गुप्त फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।